नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र सारण का अवैध किले को ध्वस्त किया जा रहा है। भूपेंद्र सारण के मकान पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जेडीए सारण के मकान का अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पॉकलैंड हैमर मशीन की मदद से अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए सारण ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। साथ ही गोपाल सारण, एलची देवी, इंदुबाला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जेडीए को अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में जेडीए प्रशासन को पाबंद किया गया है। साइट प्लान के अनुसार निर्माण को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पाबंद किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण हैं, उनकी पत्नियों की जमानत होगी। श्रीमती एलची देवी और श्रीमती इंदुबाला अपने रिश्तेदारों परिजनों के साथ वो आ गए थे सुबह। उनको हमने सामान सुपुर्द कर दिया औपचारिक रूप से, और जो इनका वैध निर्माण है बीच का पोर्शन शेष उसमें रख दिया। हमने संसाधन उनको उपलब्ध करवाए थे। बालकनियाँ रोड सीमा पे हैं और इसके ऊपर की 2 मंजिलें वो भी अवैध हैं। किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, ये पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए हम पूरी सावधानी पूर्वक ये हमारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। याचिका लगाई थी, आपने साइन किए थे याचिका पर कोर्ट में? साइन तो कर दिया, बच्चा सिखा दी, बच्चा सिखा दी, ध्यान कौन नहीं है। आपको पता है आपने याचिका लगाई थी कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाए, ऐसी याचिका लगाई थी? नहीं लगाई। तो ये लगातार पिछले कुछ दिनों से पहले कोचिंग सेंटर को ढहाया गया और अब भूपेंद्र सारण के खुद के अपने निजी इस इमारत को ढहाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस जाब्ता तैनात है। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आरोपियों की पत्नियों ने जेडीए ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन जेडीए ट्रिब्यूनल ने उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ने की कार्रवाई जारी रखी जाए। और ये इस समय तस्वीरें, हैमर मशीनें, पॉकलैंड मशीनें, क्रेन, जेसीबी यहां पर लगी हुई हैं और जो हिस्सा अवैध है, जो नियमों को दरकिनार करके बनाया गया है, उन्हें इस वक्त तोड़ा जा रहा है। रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रोशन के पास चलते हैं। रोशन, मौके से क्या अपडेट, कितने हिस्से को ढहाया जा रहा है, कितना हिस्सा अवैध है, क्या कुछ जानकारी मौके से ग्राउंड जीरो से? रोशन। देखिए, भूपेंद्र सारण जो इस पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड ये है, इसके मकान के ऊपर जेडीए की कार्रवाई आज दूसरे दिन सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू हो गई है। मकान, ये जो 4 मंजिला ये जो मकान है, 2 ऊपर की जो मंजिल है वो पूरी तरीके से अवैध है आसिफ। और जो आगे की तरफ से करीब 15 फीट जो फ्रंट सेटबैक वायलेशन यहाँ पर किया गया था, उस हिस्से को यहाँ पर टीम हटा रही है। वहीं जो पीछे की ओर आप ये जो देख रहे हैं, पॉकलैंड मशीन की मदद से करीब 8 फीट के जो अवैध जो ये निर्माण है उस हिस्से को हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास में यहाँ पर पुलिस बल सुबह से ही मौजूद है। यहाँ पर पूरे कॉलोनी के जो चारों तरफ के रास्ते हैं वो बैरिकेडिंग करवा कर यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो जवान यहाँ पर चारों तरफ पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पर अलर्ट है। किसी भी तरीके की यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि पुलिस को इस प्रकार का इनपुट मिला था कि जो सारण के जो परिवार के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे आसपास में पहुंच गए। सुबह जब एलची देवी जमानत के बाद में यहाँ पर पहुंची थी, इंदुबाला पहुंची थी, तो उन्हें सामान जो सुपुर्द कराया गया, तो बड़ी संख्या में उनके वहां पर जो लोग मौजूद थे और उन्होंने सामान शिफ्टिंग करवाने में मदद यहाँ पर की है। पुलिस की ओर से भी यहाँ पर मदद की गई है कि जो उनका सामान है वो सुपुर्द कराया जाए, क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के इस तरीके के आदेश थे कि जो अवैध निर्माण को हटाया जाए, वैध निर्माण को किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। इस तरीके से कोर्ट ने पाबंद किए थे, जिसके बाद में जेडीए यहाँ पर जो तमाम मशीनरी है, पॉकलैंड मशीन हो, चाहे
हैमर मशीन हो, क्रेन हो, तमाम इन संसाधनों की यहाँ पर मदद से जो अवैध निर्माण है उसे ढहाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लगातार ये कार्रवाई जारी है और अभी भी ये यहाँ पर जो आगे की ओर से जो अलग अलग जो टीमें हैं वो इस पूरी कार्रवाई में यहाँ पर डटी हुई है, जुटी हुई है। जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। आसिफ, ये इस वजह से भी आप देखिए कि किस तरीके से आलीशान ये जो मकान बनाया गया था जिसे यहाँ पर ढाया जा रहा है, इसमें जो गेट यहाँ पर लगे हुए हैं, इंटीरियर का जो आलीशान यहाँ पर काम था, सारी तमाम उन सुविधाओं से लैस था। जो कह सकते हैं कि ये आलीशान एक तरीके का जो बंगला बनाया गया था, 4 मंजिला। इस बंगले के अंदर लिफ्ट, झूमर, जो एयर कंडीशनर, तमाम ऐसे वो संसाधन थे सुख सुविधाओं के, उन सुख सुविधाओं से ये पूरा लैस था। सबसे बड़ी ये बात है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी कमाई से किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ये जो बिल्डिंग ध्वस्त की गई थी, ये अब बिल्डिंग टूटती हुई नजर आ रही है कि जो स्टूडेंट्स के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनका क्या कुछ अंजाम होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने पेपर लीक किया और उसकी क्या सजा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। खुद जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और यहाँ पर जो उनके जो निर्माण है उनके ऊपर जो जेडीए का हथौड़ा कह सकते हैं, पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। तो ये इस बात की गवाह है कि इस तरीके से जो लोग करने वाले हैं, अब पेपर जो लीक जो करने वाले हैं, उनका अंजाम क्या रहने वाला है, ये इस बात की गवाह है। आसिफ, कुल मिलाकर सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है। यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिले। जो इनके जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं मिले। आप यहाँ पर जब हम इंदुवाला से जब बात कर रहे थे, एलची देवी जो भूपेंद्र सारण की जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, जब हमने उनसे बात करी तो वो कोई भी सवाल का जो जवाब है वो देने के लिए तैयार नहीं थी। वो रो रही थी, उसकी आंखों के अंदर आंसू थे, उसकी जो जबान से कोई भी मीडिया के लिए कोई शब्द यहाँ पर नहीं निकल पा रहा था। हमने उनसे पूछा कि भूपेंद्र सारण से क्या आपकी बात हुई, क्या संपर्क में है, तो उसने कहा कि हमें इस बारे में किसी भी बात का पता नहीं है। वो शायद कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो मना कर रहे थे। संभवतः शायद वो बताना चाह रही थी कि इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने पेपर जो है वो मुहैया करवाया है। उसके बाद में पुलिस भी पूरे अलर्ट मोड के अंदर यहाँ पर आई और उन्हें सामान की जो सुपुर्द किया गया है उसकी सुपुर्दगी ली गई है कि आपने जो आपका जो मुख्य जो सामान है, जो ज्वेलरी है, वो तमाम चीजें आपने ले ली है या नहीं ली है। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर पूरा जो सामान दे दिया गया है। उनकी कल देर रात ही जमानत हो गई थी। उसके बाद में आज सुबह ही करीब बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास वो यहाँ पर आ गई थी। इससे पहले की जो स्थानीय जो पुलिस है उसका यहाँ पर रात की टाइम पे भी यहाँ पर जो गश्त यहाँ पर लगाई गई थी। जो जेडीए के जो एनफोर्समेंट विंग के जो जवान यहाँ पर है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो यहाँ पर लगाया गया था क्योंकि जो आगे के हिस्से को तोड़ दिया गया था। ऐसे में कोई भी सामान की चोरी या कोई ले पीछे से नहीं ले जाए, इसकी पुख्ता यहाँ पर तैयारी की गई थी। और सुबह जैसे यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई से पहले उनका सामान निकाला गया, ट्रैक्टर वगैरह जो तमाम रोशन, आप बता रहे हैं कि सारा सामान सुपुर्द किया गया था घर वालों को, क्या उसकी लिस्ट बनाई गई थी और उस लिस्ट को जो है वो घर वालों से उस लिस्ट की तस्दीक करवाई थी, घर वालों के सिग्नेचर लिए गए थे? क्योंकि आपको याद होगा रोशन, जब पहली बार कोचिंग ढाया गया था तो उस कोचिंग के अंदर जो है वो सारे सामान को तोड़ दिया गया था, साथ में ही सारा सामान को नहीं निकाला गया था। लेकिन आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे सामान को निकाला गया है, तो क्या सारे सामान की लिस्ट बनी है, घर वालों ने वो सामान गिना है, उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, किस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई गई रोशन? देखिए आसिफ, सारा सामान तो नहीं निकाला गया है। जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट जो हैं, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस की दबिश हुई थी तो पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर खंगाल लिए थे और उसके बाद में गिरफ्तारी कर ली गई थी। चाबियां ये बताई जा रही है कि परिवार के लोगों के पास थी, ताला यहाँ पर लगा हुआ था। तो ऐसे में जो मुख्य जो सामान है वो ही ले जा पाए। जो इनके बेड हैं, जो बड़ा सामान है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर्स हो, अभी भी लगे हुए हैं। जेडीए का जो पीला पंजा है, एक एक कर उन्हें यहाँ पर जो मलबा है उसके अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो कपड़े हैं, जो यहाँ पर जो सामान है वो अभी भी रखा गया है। परिवार को पूरा मौका यहाँ पर नहीं मिला है सामान शिफ्टिंग के लिए। आप ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके जो परिवार के जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जैसे उन्हें यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो
अपने बाथरूम के अंदर जो गीजर लगा था उसे खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एयर कंडीशनर्स यहाँ पर जो लगे हुए थे वो पूरी तरीके से तहस नहस यहाँ पर हो गए हैं, टूट चुके हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो पूरा सामान निकालने का मौका मिला है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ज्वेलरी थी, ऐसे कुल मिलाकर मौका दिया गया है। उनका जो कुछ जो पहनने के उनके जो कपड़े हैं और इसके अलावा जो उनके जो सामान है, कुछ जो महत्वपूर्ण सामान है वो उन लोगों ने निकाला है, उनके परिवार के लोगों ने, और 2 ट्रैक्टर के माध्यम से वो यहाँ से सामान उन लोगों ने शिफ्ट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान तो मौजूद हैं ही हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में जेडीए ने यहाँ पर मजदूर लगाए हैं मलबा हटाने के लिए, सामान शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आसपास के इलाके में लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में कोर्ट ने ये भी बाउंड किया था कि किसी भी तरीके से उन लोगों का नुकसान नहीं हो, उन लोगों का जो निर्माण है वो बाधित नहीं हो और इलाके के अंदर कोई पैनिक यहाँ पर क्रिएट नहीं हो। तो पुलिस इस बात का भी ध्यान रख रही है, जेडीए इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि इन्हीं का जो अवैध निर्माण है वो ही नुकसान हो, क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है पेपर लीक से ये जुड़ा हुआ मामला है। जेडीए ने इस पूरी कार्रवाई के अंदर अवैध निर्माण को ग्राउंड बनाया, क्योंकि जो सुरेश ढाका है उसके जो फ्लैट है वहां पर भी टीम पहुंची थी जेडीए की, वहां पर जो वो जो निर्माण था बिल्कुल रोशन, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। रोशन, जब किसी ऐसी बिल्डिंग को गिराया जाता है, जब अतिक्रमण तोड़ा जाता है जो बहुमंजिला होती है, 4 या 5 फ्लोर की होती है, तो जैसा कि आपके पीछे भी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इसके आसपास दूसरी इमारतें भी बिल्कुल चिपकी हुई खड़ी हैं, जो एकदम उसके करीब हैं। क्या इसका एहतियात बरता जा रहा है कि जो दूसरों की इमारतें, जो दूसरों के घर हैं, जो दूसरों के आवास है, इसका ख्याल रखा जाए? क्योंकि जब एक इमारत गिरती है तो कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है रोशन, वो दूसरी आसपास के घरों पर या बिल्डिंगों में आता है, दरारें आती हैं। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है? क्या आपकी आस पड़ोस के लोगों से बात हुई, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी इस ध्वस्तीकरण को लेकर? पड़ोसी हैं उन्हें अपने मकान से सुबह से ही खाली करवा दिया गया है। किसी भी तरीके से जो आस पड़ोसी हैं वो भी अपने मकानों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है जो पड़ोस का मकान है उसमें हल्की फुल्की यहाँ पर दरारें आई है। हालांकि उस परिवार को यहाँ पर अभी जो मकान है उसके अंदर वो जा नहीं पाया है, लेकिन जो उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो धीरे करे, इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरीके दरार नहीं आई, क्योंकि हम खुद एहसास कर रहे हैं इस कार्रवाई से करीब 30 से 40 मीटर की दूरी के ऊपर हम मौजूद है। यहाँ पर ये जो पॉकलैंड मशीन चल रही है तो यहाँ तक वाइब्रेशन यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जब ये पॉकलैंड मशीन, हेमर मशीन यहाँ पर चलती है, ये जो जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान को जो है वो जा रहा है। जी 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 रोशन, मैं लौट रहा हूं आपके घर पे झगड़ा हुआ वो, उसका कुछ है, क्या वजह है? अब वो अचानक मुड़ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। साइकिल चली जा रही है, उसको जाना चाहिए बाएं वाले लेन में, वो आ गया है दाहिने वाले लेन में, कोई वजह होगी। अब ये सोच लेना कि ये तो हमारी जगह है और ये क्या कर रहा है यहां पर, ये बात सही है, लेकिन ये भी सोचना कि अगर वो यहां आ रहा है तो वो कभी भी इधर मुड़ सकता है, इधर मुड़ सकता है, कभी भी कहीं मुड़ सकता है। तो उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो पहले ही से मैं थोड़ा सा चौकन्ने हूं कि अगर वो अचानक मुड़ गया तो मैं क्या करूंगा। अगर वो अचानक मुड़ गया तो मेरे पीछे क्या आ रहा है, मेरे बगल में क्या चल रहा है, अगर मैंने उसको अवॉइड किया या उससे अलग हटा तो पीछे वाली गाड़ी क्या होगी, सामने वाली जो गाड़ी उसका क्या होगा, बगल वाली गाड़ी को क्या होगा, ये पहले से इतना कुछ सोच लेता हूं। कोई मान लीजिए जो सेंटर मेरिडियन होता है, आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग उसके ऊपर बैठे रहते हैं, पार करते रहे, जे वॉकिंग जिसको कहते हैं, और कई कूद करके फांद के आ जाते हैं, झाड़ी के उस पार से अचानक निकल आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं झाड़ी बनी है, बना है तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अचानक अगर कोई आ गया तो आपकी गाड़ी चलाते समय क्या व्यवस्था होगी, ये अगर हम पहले से ही दिमाग में रख लें तो हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा अचानक, अरे ये किधर से आ गया। उस समय अगर आपने कुछ ऐसी बात की अपनी गाड़ी के साथ तो हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। या तो आप गाड़ी को रोक ना पाएंगे, या उसे बचाने के लिए आप कहीं और चले जाएंगे, उससे इधर गाड़ी टकराएगी या पीछे वाला टकरा जाएगा अगर आपने अचानक ब्रेक दाब दी। ये सारी चीज़ों को पहले से मैं सोच लेता हूँ, और पता नहीं और लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि अगर दूसरों को वो कैसे चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो क्या करने वाले हैं या कर सकते हैं,
अगर आप पहले से सोच लेंगे तो शायद हो सकता है कोई भी दुर्घटना जो है वो बच सकती है। बजाय इसके ये मानते हुए कि नियम है, सब नियम, हाँ, सबको नियम, ये भी बहुत आवश्यक बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये जो अभियान है, इससे हम लोगों को शिक्षित करेंगे कि देखिए नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। आप नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बाकी सब लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं। उनमें से कोई एक दुष्ट भी निकल सकता है, तो उसको सिखाना ही नहीं है बल्कि उससे बचना भी है, क्योंकि जो नियम का पालन नहीं कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है और उसकी गलती से आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है और इससे बचना है। आपने कहा ना जैसे कि हो सकता है कि वो कहीं झगड़ा करके आया हो। जी जी। आपका कभी झगड़ा हुआ हो, फिर क्या उसके बाद आप ड्राइव नहीं करते? सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने झगड़ा किया हो, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, गाड़ी मत चलाइए, छुए ना उसको, छुए ना गाड़ी को। हमसे कुछ गलती हो जाएगी आज, ना चलाएं। ये भावना लोगों के मन में आपको क्यों लगता है नहीं आती कि ये जो सड़क है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सबको शेयर करनी है? कई लोग हम में से ऐसे चलाते हैं जैसे कि अब सड़क आ गई, गाड़ी आ गई तो हमारी है। ऐसा क्यों होता है? लोगों के अंदर ये भावना क्यों आती है आपकी नजर में? इसमें गलत बात तो है नहीं सर। सरकार जो है सड़क बनाती है गाड़ियों के लिए, पर सबको शेयर सरकार बनाती है गाड़ी, या अनुमति देती है कि आप गाड़ी बना सकते हैं। एक बार आपने अनुमति दे दी कि गाड़ी बन सकती है, तो कहाँ चलाएंगे उसको? अपने कोठे पे तो नहीं चलाएंगे, तो सड़क पे ही चलाएंगे। और सड़क पे इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप अपनी गाड़ी चला सकें। लेकिन इसी तरह सरकार जो है वो कुछ नियम बनाती है। तो सबसे पहली बात और अच्छी बात जो आपने अभी छेड़ी है वो ये है कि जो लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस देते हैं भाई साहब, वो सही तरीके से उसको लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, उसकी जांच हुई कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और कई बार मैं कह भी चुका हूँ, और जितने भी हमारे सब दर्शनार्थी यहाँ बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ सर आपको, कई बार ऐसी बात हुई है कि हम सब लोग कहते हैं अरे यार ये दुर्घटना हो गई, लेकिन जो चला रहा था गाड़ी उसकी गलती कई बार मानी जाती है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो सर कहने में हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप अमीर हैं और जो सड़क पे चल रहा है वो गरीब है, और आपने एक अमीर ने एक गरीब को मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आपने सही सीखा होगा गाड़ी चलाना, अगर आपका टेस्ट हुआ होगा, अगर आपको सही तरीके से आपका इम्तिहान लिया गया होगा लाइसेंस देने से पहले, तो वो बहुत आवश्यक होता है। और उसी तरह जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं जो सड़क पे चलते हैं, उनको भी समझाना होगा कि आपके लिए पेडेस्ट्रियन पाथ बना हुआ है, उस पर चलिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए अगर पेडेस्ट्रियन बना है और आप जैसे कि कह रहे हैं कि ये तो समाज के लिए बना हुआ है जगह, तो आप घूमते फिरते, फोन करते हुए, टहलते हुए आप बागीचे में अपने घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ सब सड़कें हैं, गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ। इसका ध्यान आपको रखना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग आप ही के लिए बनाई गई है। अभी आपने देखा कि हरी बत्ती पे आप केवल चलिए, लाल बत्ती पे आप रुक के रहिए। इसका पालन कीजिएगा तो दुर्घटनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। और जो नियम बनाए गए वो सब बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, ये सब करना होगा। आपको अपना लाइसेंस कब मिला था पहला? सर 16-18 वर्ष की उम्र में मिलता है शायद। 18 में? जी 18। आपने तभी ले लिया था? जी। आपने पहली गाड़ी कौन सी चलाई? सर जो बाबूजी की गाड़ी थी वही। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से लाइसेंस लेके? हाँ नहीं, उससे पहले बाबूजी गाड़ी नहीं चलाते थे, माँ जी चलाती थी, तो वो साथ में बैठ के। और उदयपुर में कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। गोगुंदा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कोयला बिखरने से हाईवे मार्ग बाधित हो गया। सवारियों से भरी बस को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। इसवाल चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा है। सड़क हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इस हादसे की। ये गोगुंदा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कोयले से भरा हुआ ये ट्रक है जो पलट गया। हालांकि बताया जा रहा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस हाईवे के ऊपर किस तरीके से पूरा कोयला जो है वो बिखर गया है और आने जाने वाले वाहनों को किस तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में फायरिंग, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे हैं। वहीं फायरिंग में घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने देर रात कई कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंचे थे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फायरिंग का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हमारी नाकेबंदी हो, जो भी संदिग्ध लगे उसकी तलाशी अवश्य लेनी चाहिए और जरूरी है नाकेबंदी करके करें। कहीं भी आपको लगता है संदिग्ध आदमी है, उसकी तलाशी होनी चाहिए। इतने चाकू, इतनी छुरियां, इतने आपके ये तमंचे लेकर आदमी शहर में घूम रहा है और उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज जिस तरह की फायरिंग हुई है विज्ञान नगर के अंदर खुशहाल के ऊपर, वह बहुत गलत हुई है। वो बेचारा तो सामने खड़ा हुआ था। हमने एडिशनल एसपी साहब से बात करी है, उन्होंने बताया कि हमने 6 टीमें लगा रखी है और तुरंत प्रभाव से हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो फायरिंग में 2 युवक घायल हुए हैं। कोचिंग नगरी कोटा में फायरिंग और 6-7 राउंड फायरिंग की गई है। बदमाशों की सीसीटीवी में तस्वीरें भी आई हैं। इससे पहले कोटा जो है वो चाकूबाजी को लेकर बदनाम है, लगातार चाकूबाजी और अब फायरिंग। कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला था? पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी जुटाई? जो कोटा चाकूबाजी के लिए बदनाम था, अब वहां पर गोलियां भी चलने लगी हैं। देखिए, एक ही दिन में फायरिंग की 2 वारदात के बाद निश्चित रूप से सनसनी फैलना लाजमी है और ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में 2 फायरिंग की वारदातों में 3 लोग घायल हो गए। देर रात को एक और फायरिंग की वारदात हुई जिसमें बताया जा रहा है कि एक निलंबित एएसआई ने जो है वारदात को अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। जबकि इससे पहले शाम होते होते ही एक और फायरिंग की वारदात हुई थी झाड़ू बस्ती इलाके में, जहां 2 लोग घायल हो गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें एक घायल बताया जा रहा है और उस कांग्रेस कार्यकर्ता से मिलने के लिए कई कांग्रेस के पदाधिकारी नेता वो पहुंचे थे और ये कहा जा सकता है कि इसके बाद में उन कांग्रेसी नेताओं ने जो है आंदोलन की चेतावनी दी कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, पिछले 14 दिन से कोटा में सिटी एसपी का पद है वो खाली है और जो कानून व्यवस्था है वो उसकी स्थिति बहुत ही बेहतर हो रही है, खराब होती जा रही है लगातार, ये कहा जा सकता है। और न केवल चाकूबाजी की वारदातों में इजाफा हो रहा बल्कि फायरिंग की वारदातों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये 24 घंटे में 2 वारदातों में 3 लोगों के फायरिंग में घायल होने की सूचना के बाद निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और जो है पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि पुलिस की जो झाड़ू बस्ती इलाके में पुलिस की टीम का कहना है कि झाड़ू बस्ती इलाके में जो फायरिंग की वारदात हुई उसमें आधा दर्जन टीमें गठित कर दी गई और उन टीमों लेकिन ओम प्रकाश, आप बता रहे टीमें गठित कर दी गई हैं, तलाश जारी है, लेकिन जिस समय फायरिंग हुई होगी जाहिर सी बात है कि उसकी सूचना उसी समय पुलिस को दी गई होगी, बावजूद इसके भागने में कामयाब रहे। देखिए, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोटा में हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 2 वारदातें, चाकूबाजी की वारदातों में पहले इजाफा हो रहा था और पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाएगी, हो सकता है पुलिस अपराधियों को भी पकड़ लेगी। लेकिन बड़ा सवाल कि कोचिंग नगरी में कानून व्यवस्था किस कदर जारी है, क्या पुलिस के लिए एक बड़ी जो चुनौती है, बदमाशों में बेखौफ होकर ये वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लग रहा है पुलिस का जरा भी खौफ इसमें नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल ये कह रहे हैं, पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जब चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है पहले से और अब जो है फायरिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौट रहा हूं। आगे भी खबर जो है वो कोटा से मिल रही है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में लगातार केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस मामले में अब तक 115 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 11 मुकदमे के 1100 पीस का कल चालान पेश किया जा चुका है। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जा सकता है। आरोपियों ने करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था, इनको बैंक में नहीं दर्शाया गया था। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? अब तक 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। देखिए, बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी का मामला जो कोचिंग नगरी में करीब 2500 लोगों के साथ चूना लगाया गया था, उनके साथ
200 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में ये कहा जा सकता है कि अब चौंकाने वाले खुलासे तो लगातार हो रहे हैं, क्योंकि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब उनके जो 11वें मामले में ये कहा जा सकता है कि 1100 पेज का एक चालान पेश किया गया है और अब चौंकाने वाले खुलासे ये हो रहे हैं कि जो आरोपी है उन्होंने जो भी वारदात को अंजाम दिया था वो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया करते थे। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो अपना डाटा वो रखा करते थे, क्योंकि जो हिसाब किताब था वो बैंक में दस्तावेज नहीं थे। जो सीए थे, जो आरोपी थे, वो सातिरा अंदाज से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करते थे ताकि जो अधिकारी है उनको इस मामले की भनक नहीं लगे। और 200 करोड़ रुपए की स्मार्ट ठगी के मामले में यह कहा जा सकता है कि अब एसआईटी की जो टीम गठित की गई है वो टीम लगातार जो है आरोपियों पर, कई अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन बड़ा जो चुनौतीपूर्ण काम एसआईटी की टीम के सामने ये कहा जा सकता है कि उन आरोपियों से जो है 200 करोड़ रुपए की वसूली करना एक बड़ा चुनौती है। और सबसे बड़ी बात इससे भी है कि 14 आरोपी से ज्यादा आरोपी जो है, क्योंकि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन 40 से अधिक आरोपी इसमें है, इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करना भी एसआईटी की टीम के लिए फिलहाल चुनौती बना हुआ है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि अब लगातार उनके संभावित ठिकानों पर एसआईटी की टीम दबिश दे रही है और माना जा रहा है कि कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कुछ और आरोपियों पर गाज गिर सकती है और एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन प्रदेश का एक अपने तरह का एक बहुचर्चित इस तरह का मामला कहा जा सकता है जिसमें एक ही थाने में 115 मुकदमे इसमें दर्ज हो चुके हैं और जो 200 करोड़ रुपए की 2500 से अधिक लोगों के साथ कोटा में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें भारतीय नहीं बल्कि जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और शिक्षा विभाग से जुड़ी ये खबर है। शिक्षा विभाग में प्रमोशन के साथ तबादलों का तोहफा, 42 अधिकारियों की प्रमोशन के साथ तबादला लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में कई अफसरों के नाम शामिल है। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक स्तर के अफसरों के नाम शामिल है। शिक्षा विभाग ग्रुप 2 ने आदेश जारी किया है। तो शिक्षा विभाग में ये तबादले, प्रमोशन के साथ तबादलों का तोहफा। और एक खबर जयपुर से, विमान कंपनी इंडिगो की सेवाओं पर आज असर रहा। आज 6 घंटे के लिए इंडिगो की सेवाएं प्रभावित रहेगी सर्वर के चलते। इसलिए आज जो यात्री हैं, जो इंडिगो में सफर कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी एयरपोर्ट से, तो उन पर आज 6 घंटे तक सर्वर के चलते ये असर नजर आएगा और इस 6 घंटे के बाद में सेवाओं को रीस्टोर कर दिया जाएगा। और गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है। बजट पे कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्रवासियों को सौगातों की काफी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता सावलदान रत्तू ने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद से खास बातचीत की। मंत्री ने कहा, अंतिम बजट में पोखरण विधानसभा को कई बड़ी सौगातों के साथ साथ अन्य सौगातें मिलने वाली है। मंत्री ने बजट घोषणाओं से पहले आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए अच्छा बजट का दावा किया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण के विधायक सालेह मोहम्मद लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और पोखरण क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लगातार दौरा कर लोगों में उत्साह का माहौल है। सर, बजट को लेकर क्या कहोगे? अंतिम बजट है, इसको लेकर पोखरण को सौगात। देखो, बजट हमेशा शानदार रहे। पिछला बजट किसानों का बजट रहा, आमजन का बजट रहा और इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो बजट आएगा ये युवाओं और महिलाओं के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं के अलग प्रतिनिधि जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम लोगों को जो सुझाव आ रहे हैं। तो अभी इसे देखें कि जो माहौल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा शानदार बजट देते हैं और ये बजट एक अलग ही बजट होगा। सर, 2023 का आगाज हुआ एंट्री, उसके साथ चुनाव की सौगातें देखी गई, चुनाव प्रचार विधि, इसको लेकर क्या होगा? देखो, ये तो हमेशा विपक्ष के लोग कहते हैं कि 5वां बजट काम का नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये 5वां जो बजट है वो धरातल पे आप देखेंगे और ये चुनावी घोषणाएं नहीं होगी। ये आम जन की जो हमेशा से बजट पेश किए हैं
जो हमने धरातल पे उतारे हैं, तो ये भी आप देखेंगे ये सौगातें अच्छी सौगातें होगी और राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाली घोषणाएं होगी। तो आप निश्चित रहें कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तो वहां पर उस समय अच्छी चीजें हुई है, अच्छी घोषणाएं हुई है, राजस्थान विकास की ओर बढ़ा है। इन्होंने कहा जो बजट होगा बेहतर होगा और पोखरण शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह उत्साह देखा गया और बजट को लेकर भी आम लोगों ने सुझाव दिए, वो भी सुझाव पोखरण और विशेष सौगात का भी आश्वासन और दावा किया है। कैमरामैन नबीद वैष्णव के साथ सांवलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।